हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज मिहिर ठाकुर। अभी इस कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशंस में हमें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, यही सब चीज़ें चारों तरफ पूरे देश में देखने को मिल रही हैं। लाखों लोग मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं कि उनको जलाने के लिए शमशानों में जगह नहीं है। शमशानों के जो एरिया है उसको बढ़ाया जा रहा है। अब ये कोविड-19 का जो सेकेंड वेव है वो इतना ज़्यादा डेंजरस हो गया है कि इसको कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो रहा है कंट्री के यहाँ पे। अब इसमें किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है, ये समय नहीं है उस पर डिस्कशन करने की, और ना ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस समय में हमें जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी, जिस समय में हमें जो तैयारी कर लेनी चाहिए थी, वो हम लोगों ने नहीं की, और ना ही हमारे सरकार ने उस चीज़ों को ध्यान दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नाम की एक चीज़ होती है जो कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के बेस के बारे में बात करती है। यानी कि किसी भी कंट्री का अगर डेवलपमेंट देखा जा रहा है, ग्रोथ देखा जा रहा है, तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो चीज़ें होती है उन्हें ग्रो करना ज़रूरी है, उन्हें डेवलप करना ज़रूरी है। उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिनको कि इम्प्रूव करना, जिसको कि डेवलप करना सरकार का सबसे प्रायोरिटीज़ वाला काम होता है। जिनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के चौथे नंबर पे एजुकेशन के बारे में बात करी गई है कि वहाँ पे किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट उसके एजुकेशन सेक्टर्स को डेवलप करने में, उसी गोल्स में तीसरा गोल रखा गया है जिसमें हेल्थ सेक्टर्स की बात करी गई है कि हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करना ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो नंबर 8 में जो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको डेवलप करना जो है इस गोल में 8वें नंबर पे है। और न्यूट्रिशन यानी कि जीरो हंगर ये दूसरे नंबर पे है। तो इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट जो है वो कंट्री के अंदर में होना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी और जो भी डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर में है वो आप देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इन चारों चीज़ों को प्रायोरिटीज़ में रख रहा हूँ। अभी के कंडीशंस के मुताबिक, अभी के सिनेरियो को देखते हुए इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे प्रायोरिटी में रख रहा हूँ। तो इन चीज़ों का डेवलपमेंट करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी जाकर के उस कंट्री का अपर लेवल पर डेवलपमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है, और वहाँ के लोग भी यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे जो है ग्रोथ पहुंच पाता है। यहाँ तक कि वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो होते हैं, चाहे वो एक गरीब घर का आदमी हो या फिर एक वुमेन हो या फिर एक चिल्ड्रन हो, उन लोगों के लिए भी एक बहुत सारा इनिशिएटिव्स, बहुत सारे स्कीम और बहुत तरीके की पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जाती हैं, और कंट्री को ग्राउंड लेवल से है वो डेवलप किया जा सकता है। और इस बीच हमारी कंट्री के कई सारे इंडेक्सेस भी रिलीज़ किए गए हैं। जैसे कि कुछ इंडेक्स अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2020 का आया था उसमें इंडिया का रैंक 94 था। 94 रैंक कुछ अच्छा रैंक नहीं होता, ये कंडीशन कुछ खास नहीं है, ये बहुत ही बुरा कंडीशन है इंडिया के अंदर में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में जो इंडिया का रैंक आया था। दूसरा अगर इंडेक्स हम देख लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की बात अगर हम करते हैं, इंडेक्स में भी इंडिया का रैंक लगभग पाकिस्तान से भी नीचे जा चुका है, बांग्लादेश से भी नीचे जा चुका है। वहीं पे पिछला वीडियो जिस टॉपिक पे मैंने बनाया था यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वहाँ पे भी इंडिया का रैंक 142 है, जो कि रैंक बहुत ही वर्स्ट है। वहाँ पे भी कुछ खास इंडेक्स में रैंक इंडिया का नहीं है। जब कोविड-19 का फर्स्ट वेव आया था तो ये तो एक अनप्रेसिडेंट क्राइसिस माना जा सकता था। इस वक्त पूरी दुनिया इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थी, तो हमारा कंट्री भी नहीं था। और क्या नुकसान झेलना पड़ा पूरी दुनिया को, हमारी कंट्री को, ये सभी नहीं देखा। तो सेकेंड वेव जो अभी कोविड-19 का आया है उसमें हमारी कंट्री सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। ब्राज़ील के बाद इंडिया दूसरे नंबर पे है जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है कोविड-19 के पेशेंट्स के द्वारा। सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया से आ रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोर डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर में, तो उसका जो स्टेटस है, उसका जो स्टैटिक्स है वो आपने देखा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ पे हम लोगों ने कितना काम किया है, उस गोल्स को कितना अचीव किया है, वो भी आप लोग समझ ही रहे हैं। तो फर्स्ट वेव के बाद जो सेकेंड वेव में इंडिया इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, इस बीच हमारी सरकार क्या कर रही थी फर्स्ट वेव के बाद, इस बीच हम क्या कर रहे थे फर्स्ट वेव के बाद? तो हमारी सरकार बिजी थी कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ अलग कामों में। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सरकार बिजी थी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाने में, जो कि न्यू पार्लियामेंट बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया था। उसका कॉस्ट लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट था। उसके बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया जो कि 800 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आया था, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम बना गया क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एरिया, जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी ऑफ सिटिंग था। उसके बाद चेनाब ब्रिज बनाया गया जो लगभग 28,000 करोड़ का है, और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज माना गया है रेलवे का, क्योंकि इसका हाइट जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई है, यानी कि एफिल टावर से भी ज़्यादा हाईएस्ट ब्रिज है ये। और उसके बाद आपको पता ही है कि हमारे वर्ल्ड के अंदर में सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी भी, जो कि 3,000 करोड़ रुपए का बना था। हमारा देश अभी मंदिर मस्जिद में ज़्यादा बिजी था, इलेक्शंस रैलीज कराने में हमारी सरकारें ज़्यादा बिजी थी।
हमारी सरकारें डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने में ज़्यादा बिजी थी, इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे पर ज़्यादा बिजी थी, यहाँ तक कि फार्मर प्रोटेस्ट में भी हमारी कंट्री ज़्यादा बिजी हो चुकी थी, और लास्ट हमारा कुंभ मेला भी बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाया गया था। तो एक तरफ आप देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने में हमने कितने खर्च किए, और दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हो कि जो कोर डेवलपमेंट हमारे कंट्री का था, जो इंडेक्सेस में हमारा रैंक है, उसमें हम कहाँ पे हैं। इन सभी चीज़ों और इन सभी प्रोजेक्ट के अलावे भी अगर हम थोड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अपना सप्लाई चेन और ऑक्सीजन प्लांट्स, वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल बेड्स, ए मेडिकल टोटल ओवरऑल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने में, बिल्ड करने में अगर थोड़ा और हम लोग अपने फर्स्ट वेव या किसी और कंट्री से सीख करके, किसी और कंट्री के सक्सेसफुल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखते हुए अगर अपने कंट्री में भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड करते थे, तो शायद हम लोग फर्स्ट वेव से सीख करके और इस बार जो सेकेंड वेव आया है हमारा, इसमें हम लोग इस वर्स्ट सिनेरियो से नहीं गुजर रहे होते। तो ये तो हमारे सरकार की ही एक फेलियर्स मान सकते हैं हम, या हमारा सिस्टम का ही एक फेलियर्स मान सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर में रिसोर्सेज या पैसे या मैन पावर्स की कमी है, ये हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में है एंड साइड मोर देन इनफ है, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश के अंदर में जो ऑक्सीजन का डिमांड है अभी वो 7,000 मेट्रिक टन है, लेकिन हमारा जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन बनाने का वो 7,800 मेट्रिक टन है, यानी कि 800 मेट्रिक टन ज़्यादा है। टारगेट हम लोगों ने रख लिया है कि 90,000 मेट्रिक टन तक जो ऑक्सीजन है उसको बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ, सप्लाई चेन ब्रेक है, ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं है, तो वो हम बना करके भी, वो हमारे पास कैपेसिटी होने के बावजूद भी हम लोगों ने उसको टाइम पर किसी जगह पे अवेलेबल करवा ही नहीं पाया। अगर हम लोग पिछले गलतियों से सीख करके थोड़ा अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड कर लिए होते, तो शायद आज हम लोग सेकेंड वेव के इस वर्स्ट सिनेरियो से नहीं गुजर रहे होते, और शायद इतने सारे लोगों की जानें भी नहीं गई होती। तो अब थोड़ा करंट सिनेरियो की भी बात करते हैं। अभी चारों तरफ लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रहे हैं कि पता नहीं किस तरीके से जो है इस सिचुएशन से हम बाहर निकल पाएंगे भी या नहीं निकल पाएंगे। पूरा इंडिया किस तरीके से अभी इतने वर्स्ट सिनेरियो से गुजर रहा है कि हर एक लोगों के अंदर, मन के अंदर डर बैठ गया है। लोग बहुत ही डीमोटिवेट, बहुत ही होपलेस फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में भी पॉजिटिव एंगल है, जहाँ देख करके, जिस चीज़ को जान करके हम ये उम्मीद ज़रूर लगा सकते हैं कि नहीं, हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस सिचुएशन से बाहर ज़रूर निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ नेगेटिव ही हो रही है। अगर सिचुएशंस ख़राब है तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास कुछ पॉजिटिव अप्रोचेस भी हैं जो कि आई है। हाँ, भले ही मानते हैं कि थोड़ी लेट आई है, लेकिन आई तो है। कुछ पॉजिटिव एंगल्स की बात अगर हम करते हैं तो सिचुएशंस खराब होने के बाद क्या हुआ है कि बाकी की जितनी और कंट्रीज थी वो क्या हुई है, यूनाइट हो गई है, यानी कि एक हो गई है। बाकी वो आपसी मतभेद को भूल करके इंडिया को आज के टाइम में मदद करने के लिए आगे आई है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना की ही बात कर लेते हैं। हमारा चाइना के साथ कितना ज़्यादा अभी रिलेशन खराब हो चुका था LAC को लेकर के, बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत सारे चाइना से साथ हो गई थी, यहाँ तक कि वॉर होने तक की भी संभावना बन चुकी थी और कितने ज़्यादा फायरिंग्स भी बॉर्डर्स पर देखने को मिली थी। तो इन कन्फ्लिक्ट्स के बाद भी आज भी चाइना हमारे लिए मदद करने के लिए आगे आया है। सऊदी अरेबिया भी हम लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। USA ने एक्सपोर्ट पे, मेडिकल एक्सपोर्ट पे जो है वो बैन लगा दिया था, लेकिन उसको भी USA ने अब ख़त्म कर दिया है। अब US से भी जो है वो वैक्सीन्स और मेडिकल सप्लाईज जो है वो आने लगेंगी, वहाँ से भी एक्सपोर्ट कराया जा सकता है। रसिया जो है वो हमें स्पुतनिक वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं और वहाँ से भी हम वैक्सीन्स ले रहे हैं। बात करते हैं जर्मनी से, तो जर्मनी से भी हम लोगों ने ऑक्सीजन की जो पोर्टेबल प्लांट होती है, जिससे हम ऑक्सीजन पोर्टेबली तरीके से बना सकते हैं, वहाँ से बहुत इंपोर्ट करवाए हैं। और अगर हम अपने देश के अंदर की बात करें तो देश के अंदर में हमारे इंडियन एयरफोर्स, ये इंडियन एयरफोर्स अपने फ्लाइट्स और अपने एयरक्राफ्ट के थ्रू जो है वो जो ऑक्सीजन टैंकर्स है, जिसके अंदर में ऑक्सीजन कंटेन होकर के वो जाती है, वैसे वैसे टैंकर्स को जो है वो एक जगह से लेकर के दूसरे जगह तक पहुंचा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वाइजैग में अगर प्लांट लगा हुआ है ऑक्सीजन का, तो वहां से वो टैंकर्स को लोड करके और जिस जगह पहुंचाना चाहिए वहां पे पहुंचा रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। DRDO जो हमारे कंट्री की है, डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो DRDO है इन्होंने भी बहुत आगे बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया है। इन्होंने एक पोर्टेबल प्लांट जो ऑक्सीजन बनाने के लिए है उसको भी बहुत तेज़ी से जो है वो सप्लाई करवाया है और सब जगह पर लगवाने की बात करी जा रही है। इंडियन रेलवेज जो है वो भी बहुत बढ़ चढ़ के हमें सपोर्ट करने के लिए आगे आई है, कंट्री को सपोर्ट करने के लिए आगे आई है। यहाँ पर रोल ऑन एंड रोल ऑफ का जो है एक इनिशिएटिव इंडियन रेलवे ले आई है। फॉर एग्जांपल, मालगाड़ी जो भी होती है रेलवे की,
वहाँ पे क्या होता है कि पीछे वाले जितने भी हैं उस पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन टैंकर्स को लोड कर दिया गया है और एक ही साथ में कम से कम 20-25 टैंकर्स जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाए जा रहे हैं। हाँ, माना जा सकता है कि ये थोड़ा सा लेट पहुँच रहा है क्योंकि वो ट्रेन थोड़ा स्लो चल रही है, लेकिन ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वहाँ पे एक ही साथ बहुत सारे ऑक्सीजन जो है वो पहुँच पा रहे हैं। और बहुत सारे बिजनेसमैन भी आगे निकल करके आए हैं इंडिया को सपोर्ट करने के लिए इस सिचुएशंस में। जैसे रतन टाटा है, वो बहुत सारे क्रायोजेनिक जो है वो प्लांट ऑक्सीजन बनाने वाली वो भी इंपोर्ट कराई हैं अदर कंट्रीज से। रिलायंस जो है वो भी हमारे कंट्री को मदद कर रही है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रही है। और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो सेंटर को कहा गया है कि ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जाए। ग्रीन कॉरिडोर कहने का मतलब कि अगर 4 लेन के कोई रोड है तो उसमें 1 लेन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए जो है रिजर्व हो जाएंगे। वहाँ पे कहीं पे भी रेड लाइट नहीं होगा, कहीं पे भी ट्रैफिक नहीं लगे होंगे। हर जगह की ट्रैफिक पुलिस, हर जगह की पुलिस जो है वो कोऑर्डिनेट करेगी और जो भी उस रोड से जो व्हीकल्स क्रॉस करेंगे, जो भी इमरजेंसी व्हीकल्स है, उसको कहीं पे रुकना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ग्रीन कॉरिडोर्स में बनाने वाली बात करी जा रही है इंडिया के अंदर। और अगर हम अपने इंडिया के अंदर एक स्टेट को देखते हैं जो कि केरला है, केरला से भी हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। फर्स्ट वेव जब कोविड-19 का आया था, इस वक्त वहाँ पे केरला में जो भी चीज़ देखने को मिली थी, वो पहला केस जो है वो केरला में ही मिला था पूरे इंडिया के अंदर में। केरला इसके बाद इतना ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ों को लेकर के कि केरला ने अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बहुत ही बेहतरीन बिल्डअप किया है। बिल्डअप किस तरीके से किया है कि वहाँ पे उन लोगों ने इतने ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए कि आज की डेट में उनके पास इतना ऑक्सीजन है कि वो दूसरे राज्य को जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। मतलब ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट बन गया वो इंडिया का। यानी कि वहाँ पे अगर 90 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का डिमांड है तो केरला जो है वो 200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो बना रहा है। और अगर हॉस्पिटल बेड्स और वेंटिलेटर्स की बात अगर हम करते हैं तो केरला में जो भी डिमांड है उससे 9 गुना ज़्यादा वहाँ पे जो है वेंटिलेटर्स और बेड्स की जो है वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। और आपको पता है केरला में इतना ज़्यादा बेस्ट प्लानिंग किस तरीके से हुआ, क्योंकि केरला का जो लिटरेसी रेट है, वहाँ की जो साक्षरता दर है वो बहुत ही हाई है। इंडिया में सबसे ज़्यादा यानी कि 96% लिटरेसी रेट केरला का है। स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, जिस कंट्री या जिस राज्य या जिस जगह के लोग एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो दूसरे फालतू चीज़ों में बिजी रहेंगे ही नहीं। उनको पता है कि देश के लिए या उनके जगह या उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उन चीज़ों को वो बहुत ही सही तरीके से देखते हैं और उसके लिए एक सही तरीका प्लानिंग भी रखते हैं। और देखिए आज के डेट में भी ये भी चीज़ साबित हो चुकी है कि अगर लोग या फिर किसी जगह के रीजन के बहुत सारे कम्युनिटी या स्टेट या कंट्री अगर एजुकेटेड हो तो वो अपने लिए एक बेटर फ्यूचर प्लान कर सकती है। दूसरी कंट्री की बात अगर हम करते हैं तो इजराइल और न्यूजीलैंड आज की डेट में कोविड-19 से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। यहाँ तक कि इजराइल में तो लोगों ने मास्क लगाना तक भी छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पे अब कोविड-19 के एक भी केसेस देखने को नहीं मिल रही हैं। तो हमें उन सभी देश से भी सीखना चाहिए कि किस तरीके से उन लोगों ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड किया और किस तरीके से ये सभी चीज़ों से वो लोग बाहर निकल पाए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम इतना तो ज़रूर होप कर सकते हैं, इतना ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया भी बहुत जल्दी इन सभी चीज़ों से बाहर निकल जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन फिर भी हमें होप नहीं खोना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और सिस्टम को दोष देने से ही ठीक नहीं हो जाएगी। हमें एज एन इंडिविजुअल भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझना पड़ेगा और हमें जो भी सेफ्टी मेजर्स है वो खुद हमें अपने आप पे अप्लाई रखनी पड़ेंगी। तो हमें खुद अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा, जो भी सेफ्टी मेजर्स है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मास्क और सैनिटाइजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीनों चीज़ को बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होंगे और आपको इस वीडियो से ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या फेलियर्स रही है सिस्टम की और क्या सिचुएशंस अभी करंट सिनेरियो में चल रही है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर।